गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2022 जो कि आपका 22 एंड 23 जुलाई को होना है। तो उसके लिए हम रीट 2011 के जो 30 क्वेश्चन CDP के आए थे, इस वीडियो में हम वही 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये 2011 का पेपर है, आप देख सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे वो सभी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर और नेम डालना रहेगा। सीरीज़ कोड दिया गया है ए, पेपर कोड आपका L1 2011, बुकलेट नंबर यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन वाइज क्वेश्चन दिया गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज फर्स्ट के 30, लैंग्वेज सेकेंड के 30 क्वेश्चन एंड मैथ्स के 30 एंड EVS के 30 क्वेश्चन। तो मैं यहाँ के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे। और आगे देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये समयावधि दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ टॉपिक पे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 दिया गया है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इसमें से सभी। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। जो खिलौनों की आयु होती है ये हमें पता होना चाहिए, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो खेलने की अवस्था होती है ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए दल समूह में रहने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, अनुकरण करना यानी कि दूसरों को देखकर कुछ सीखना, ये भी अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था की। लेकिन जो खेलने की अवस्था होती है वो नहीं होती। तो हमें नेगेटिव में आंसर पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला गया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो देखिए बोला गया है कि उत्तर बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था के बाद का जो समय होता है उस समय बच्चा द्रव्यमान के बारे में, यानी कोई वस्तु दे दीजिए तो उसके बारे में भी पता चल जाता है उसे कि सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। और फिर द्रव्यमान और संख्या के बारे में भी जान जाता है, संख्या अलग से बताया गया है। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है इनमें तीनों है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर वो डी हो जाएगा कि उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों के बारे में जानने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। हाँ, चेंजेस आते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी थोड़ा ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पे अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, तो ये आई थिंक बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। और डी में क्या दिया गया है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले। तो अभिप्रेरणा जो है और अनुभव, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विकास के लिए, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में बोला गया है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निगेटिव में पूछा गया है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ठीक है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ये बिल्कुल आपका विकास से संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो यही आपका बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। और विकास, अगला सी देख लेते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये होता है, ये भी ठीक है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिक्स्थ देखेंगे, सिक्स्थ में दिया गया है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ये भी निगेटिव में पूछा गया है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता, ये भी ठीक है। पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये विकासात्मक कार्य में नहीं आता है। व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी ठीक है। अपने हम उम्र बालकों के साथ, ये भी ठीक है। मतलब बच्चा इस कंडीशन में विकासात्मक कार्य में उत्तर बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं हम अपने हम उम्र के साथ कुछ सीखते रहते हैं, तो ये भी ठीक है। तो निगेटिव में जो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7 देखेंगे, 7 में बोला गया है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ये आपका उतना बेटर नहीं है, कुछ मिलाकर हानिकारक होता है, ऐसा भी
आई थिंक ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। और डी भी देख लेते हैं, तो लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आई थिंक डी इज़ द बेस्ट ऑप्शन दिया गया है। मतलब दोनों तरीके से हो सकता है, निर्भर ये करता है कि विधि कौन सी है। ठीक है। 8 नंबर आइए, 8 नंबर दिया गया है, 8 नंबर में 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। पूरे कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने किस सिद्धांत पर उदाहरण है? तो इस तरीके का जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि क्रिया प्रसूत जो था स्किनर ने दिया था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने। और प्रत्यय बोल का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था, इसमें थॉर्नडाइक ने भी ऐसा कुछ नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन आपका शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। 9 नंबर देखेंगे, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के साथ द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये तो बिल्कुल गलत है। मीन लेख निकालना बंद करना, ये भी गलत है। और यहाँ पे सकारात्मक दंड में आपका आ जाएगा ए ऑप्शन, मित्रों के साथ उपहास। 10 नंबर देखेंगे, 10 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। निगेटिव में पूछा गया है कौन सा अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है, तो अभिप्रेरणा से व्यक्ति लक्ष्य की ओर जाता है, यानी मोटिवेशन जो होता है वो किसी भी लक्ष्य को आपको मतलब उसी की ओर ले जाता है। ठीक है। वह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी ठीक है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन आपको कोई चीज़ आपके साथ घटना होने वाली है तो ऐसा नहीं कि वो आपको दूर कर देगा। तो मोटिवेशन वो तो इंटरनली एक तरीके से बोल सकते हैं भाव है, जो किसी भी कार्य के लिए तत्पर करने की कोशिश करता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक मोटिवेशन के तौर पे वर्क करता है। ठीक। 11 नंबर, 11 में देखेंगे, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे अभ्यस्तता बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद 12 नंबर देखेंगे, 12 में दिया गया है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? निगेटिव में आंसर है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। निगेटिव में पूछा गया तो सिंपल सी बात है, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे के भी देख लेते हैं, किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार, ये ठीक, मतलब दबाव से तो बेटर है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृति संदेश के साथ साक्ष्य स्थापित करना, तो ये सब ठीक है। लेकिन जो ये ऑप्शन है कि दबाव से किसी बात या विचार को बच्चों को बनवाना, ये आपका बिल्कुल ही गलत बात है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। एंड 13 देखेंगे, 13 में दिया गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि प्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। और यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कहा जा सकता है। यानी तीनों चीज़ें हमें आई थिंक ठीक लग रही हैं। तो 13 राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला गया है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए 6 साल में बच्चों का एडमिशन होता है स्कूल में। अब तो थोड़ा पहले होने लगा, प्ले स्कूल हो गए हैं इन सब चीज़ों में। लेकिन 6 साल में बच्चा धर्म में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, मानव शरीर में इसमें भी नहीं लेगा, यौन संबंधों में इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे 6 वर्ष की अवस्था में। तो राइट आंसर जो होगा वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
कौन सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। ठीक है, तो ये गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, व्यवहारवाद सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो है 15, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक, 16 नंबर देखेंगे। 16 में दिया गया है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विस्थापन। 17 देखेंगे। 17 में बोला गया है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आवश्यकताओं को। फिर इसके बाद है आपका 18 नंबर, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित, भावात्मक बाधा मतलब कि डिस्टर्बेंस एक तरीके से। तो बाल अपराध बिल्कुल ये आपका भावात्मक बाधा के अंतर्गत आएगा। कमजोरों को डराना ये भी भावात्मक बाधा में आएगा। भगोड़ापन ये भी भावात्मक बाधा में। जो स्वालीनता होती है यानी कि एक शालीन बोलते हैं ना कि बहुत ही शालीनता है इनके अंदर, यानी मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से सभ्य माना जाता है, तो ये आपका भावात्मक बाधा के अंतर्गत नहीं आएगा। 19 देखेंगे। 19 में बोला गया है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो निःशक्त शिक्षा या किसी प्रकार के बच्चे होते हैं वो समावेशी शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखेंगे। 20 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धिलब्ध का 25 से 70 के मध्य होना, ये तो है। धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, और फिर नेक्स्ट है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना। तो आई थिंक राइट आंसर जो हो जाएगा धीमी गति से सीखना, ये आपका मानसिक मंदता में नहीं आता है, तो ये आपका ठीक है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई थोड़ा बहुत होती है, लेकिन मानसिक मंदता से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये आपका मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, मतलब ये तो है। ठीक है, धीमी गति से सीखना ये भी है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर पूछा गया है। ध्यान से देखिए, वातावरण के साथ मतलब जैसे जो मंदबुद्धि के होते हैं बच्चे, लोगों के साथ इन्वायरमेंट में कैसे बैठना उठना है, उन सब में दिक्कत आती है, तो ये भी आपका मानसिक मंदता में है। तो कौन सा नहीं है? ये आपका डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चनों को समझने में दिक्कत, हमें एक्चुअली नेगेटिव में पूछा गया था ये। फिर इसके बाद विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर एक बार मैं क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ये तो ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। रुचियों की भिन्नता, ये रुचियों की भिन्नता ये बहुत ही मतलब उस बात पे निर्भर नहीं करता, लेकिन अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद 22 देखेंगे। यहाँ पे कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जो जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं, और डी है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
कमज़ोर वर्ग के बालक को डी जो ऑप्शन दिया गया इस तरीके से बोला जाता है। इसके बाद 23 क्वेश्चन जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात होगा 30, 40, 45, 50। इसका राइट आंसर होगा 40। फिर इसके बाद 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 में बोला गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। यह अध्यापकों और शिक्षा व्यवसाय में जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। कौन सा पूछा है, कौन सा नहीं किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, यही नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा निगेटिव का। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं को समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ये भी ठीक है। तो ये सब क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आते हैं, ए, बी एंड डी, और सी आपका नहीं आता है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 में देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अन्वेषण है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये किया जा सकता है सुधार। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी, ये भी ठीक है, लेकिन शिक्षण अन्वेषण है ये आपका गलत है। तो निगेटिव में आंसर पूछा गया था, यानी नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 में देखेंगे, बोला गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संबंधित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव पाठ्यक्रम के सुधार को। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो होगा बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। जो एनसीएफ बनाया गया था वो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद देखेंगे 27 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निम्नलिखित किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो सिंपल सी बात है, क्लास 10th के लिए परीक्षा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, तो इसके लिए सुझाया गया था। और ऑप्शन में दिया गया कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं के राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं का ऐच्छिक, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 27। 28 देखेंगे। 28 में दिया गया है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित एजेंसियों की स्थापना। तो 28 राइट आंसर हो जाएगा। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतर होना चाहिए, दबाव को कम करने के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, मतलब छोटे छोटे एग्ज़ाम जो कराए जाएंगे तो उससे बच्चों के बारे में मतलब दबाव कम रहता है। ठीक है। 29 देखेंगे। 29 में बोला कि मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, ये तो बिल्कुल गलत है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उसकी पहचान करना, ये भी ऐसे, ये तो मतलब अलग होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है वो। फिर इसके बाद है अधिगम की कठिनाइयों और समस्या के वाले क्षेत्रों का पता लगाना। तो मूल्यांकन में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस चेक किया जाता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है या पुष्टि पोषण प्रदान करना, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 30, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इसमें से सभी। तो 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा स्वयं के द्वारा, मतलब प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्नलिखित बेहतर कौन सा था, जब बच्चा स्वयं करके कोई चीज़ सीखता है तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो होता है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन CDP के। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीट 2022 के लिए, जो कि 2011 में आए थे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।